प्यारे बच्चों, हम इतिहास का तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जर्मनी के क्या हालात थे वहाँ। जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के हाथों हार गया था तो उस पर कठोर और अपमानजनक वर्साई की संधि लागू कर दी गई थी, जिसके कारण जर्मनी की जो स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब हो गई थी। उसकी अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में उसके बहुत सारे संकट गहराते जा रहे थे। तो इसी बीच हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया, यानी हिटलर जो जर्मनी की स्थिति थी उसका फ़ायदा हिटलर को मिला। तो देखते हैं हिटलर का उदय कैसे हुआ। तो 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। उसकी रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण उसने क्या किया था, पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा लिया था और भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पे संदेशवाहक का काम किया था। कापोरेल बनकर और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए थे। बहुत ही बहादुर था, उसके तमगे भी मिले। जर्मन सेना की पराजय ने उसे हिला दिया था, यानी जब जर्मन सेना की हार हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में तो उसको बहुत बड़ा धक्का लगा था। और जब वर्साई की संधि सामने आई तो वो क्या हो गया, आग बबूला हो गया, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम की एक पार्टी में सदस्य बन गया उस पार्टी का। और धीरे धीरे वो उसने क्या कर दिया, इस पार्टी जो ये पार्टी थी उस पर अपना नियंत्रण ही कायम कर लिया, यानी पार्टी अपने नाम पर कर लिया और उसका करता धरता स्वयं बन बैठा। और उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम इस संगठन को दिया और यही पार्टी बाद में चलकर नाज़ी पार्टी के नाम से इसको जाना गया। ठीक है। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पे कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। तो इन दुस्साहसिक योजनाओं में वो असफल रहा था, सफल नहीं हुआ था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन उसे कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया था, यानी जो नाज़ी पार्टी थी वो अपने 1930 तक भी जनता को अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाई थी। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं इस समय जर्मनी के बहुत बुरे हालात हो गए थे, मंदी का दौर चल रहा था। मगर 1930 में जब मंदी शुरू हुई वहाँ, लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, यानी उस मंदी का फ़ायदा किसने उठाया, हिटलर ने उठाया और उसकी पार्टी ने उठाया। तो जैसा हम पहले देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो गए थे। ठीक है, बैंक के पास कुछ नहीं बचा था, उनके काम धंधे बंद होते जा रहे थे। वहाँ मजदूर क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे और मध्यम वर्ग जो था वहाँ का वो लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था उन्हें। ठीक है, तो नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। प्रोपेगेंडा मतलब नाज़ियों ने जो अपना प्रचार प्रसार किया, लोगों को एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाया, तो उससे सभी लोगों के मन में एक उम्मीद जागी कि अब हमारा भविष्य क्या हो जाएगा, हम इस कठिनाई से बाहर निकल पाएंगे। तो 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए चुनाव में 2.6% वोट मिले थे। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। ठीक है, 1932 तक आते आते लोगों ने इसको वोट देना शुरू कर लिया था और उसने 37% वोट हासिल किए। तो हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, यानी वो बहुत अच्छा बोलने वाला था। उसका भाषण सुन के लोग क्या हो जाते थे, प्रभावित हो जाते थे। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वो अपने भाषणों से क्या करता था, एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वो लोगों को ये सपने दिखा रहा था कि वो क्या करेगा, जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएगा और वर्साई की जो संधि हुई थी उसमें जो अन्याय हुआ था उसका बदला लेगा और जर्मनी को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा। तो उसने ये वादा किया था कि बेरोजगार को रोजगार देगा, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वो देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। तो हिटलर ने राजनीति में एक नई शैली की रचना की थी।
वो लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था, यानी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसने आडंबर यानी दिखावा का प्रचार किया। उसने ऐसा दिखाया कि वह क्या है, सबसे वही व्यक्ति है जो जर्मनी का क्या कर सकता है, हित कर सकता है। तो हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। ठीक है, जैसे वर्तमान में जब चुनाव होते हैं तो नेता लोग क्या करते हैं, रैलियां और जनसभाएं करते हैं, लोगों की भीड़ जुटाई जाती है, भाषण सुनाए जाते हैं और लोगों को भाषण दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार हिटलर ने भी किया था। उसने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या में लोग भाग लेते थे और जनसभाएं की, और स्वस्तिक का चिन्ह लगे झंडे छाप रखे थे उसने, जिसपे स्वस्तिक का चिन्ह लगा हुआ था, छपे लाल झंडे होते थे। और नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें करता था जिससे लोग उससे प्रभावित हो जाते थे। लोगों को लगता था कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, हिटलर का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उसके भाषणों में भीड़ जुटती ही जाती थी। तो नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार किया और हिटलर को क्या बनाया, एक मसीहा, यानी जो क्या है, एक मतलब कि देवदूत है जो क्या करने आया है, जैसे हिंदू धर्म में अवतार होते हैं, एक ऐसा अवतार की तरह प्रकट हुआ है जो क्या करेगा, जर्मन जनता की भलाई करेगा, उनको उनके दुखों से छुटकारा दिलाएगा। ठीक है, तो एक ऐसे समाज की यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी, क्योंकि उस समाज में जर्मन की स्थिति बहुत ही उस समय बुरी थी। आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौर से जर्मन समाज गुजर रहा था। उस समय इतने सुनहरे सपने जब जनता को दिखाए गए तो उन्हें ऐसा लगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और हमें इसी विचारधारा को अपनाना चाहिए। ठीक है, और जब हिटलर सत्ता पे काबिज हुआ, यानी सत्ता उसने हासिल की, तब उसने लोकतंत्र का ध्वंस यानी लोकतंत्र की समाप्ति किस प्रकार की उसको देखते हैं। 30 जनवरी 1933 को जर्मन के जो राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद होता था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। जो रूढ़िवादी लोग थे, ऐसी विचारधारा के लोग जो बदलना नहीं चाहते थे, तो उनको भी अपनी पार्टी से जोड़ लिया था हिटलर ने। तो सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने लोकतंत्र को समाप्त करना शुरू कर दिया। और फरवरी माह में जर्मन संसद में एक रहस्यमय अग्निकांड हुआ, उसमें सारे लोग मारे गए। और 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए क्या किया गया, अभिव्यक्ति, प्रेस व सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। तो जैसे ही हिटलर सत्ता पे आया, उसने एक अग्नि अध्यादेश जारी किया। ठीक है, और उसमें क्या किया गया था, अभिव्यक्ति यानी अपने विचार को व्यक्त करने की, प्रेस, ठीक है ना, जो हमारे समाचार पत्र वगैरह हैं, ठीक है, तो उनकी और सभा करने की आज़ादी को उसने क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। ठीक है ना, लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे। तो वाइमर संविधान में इन अधिकारों को जो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। इसके बाद हिटलर ने कट्टर शत्रु थे जो उसके कम्युनिस्ट, समाजवादी, ठीक है, जो सभी लोग को समान महत्व देना चाहते थे, यानी जो जिनका मानना था सभी को क्या मिलनी चाहिए, संपत्ति का समान बंटवारा होना चाहिए। तो उसने कम्युनिस्टों को क्या कर दिया, रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया। ठीक है, तो कम्युनिस्टों का बर्मन दमन किया गया। ठीक है, उनको मार दिया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसल्सडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। तो नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, ये समाजवादी का ही सफाया नहीं किया, उसने 52 किस्म के लोगों को ढूंढा, उनको अपने दमन का शिकार बनाया, जिनको हिटलर या उसकी नाज़ीवादी विचारधारा अपने लिए खतरा समझती थी। और 3 मार्च 1933 को उसने विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया और इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी।
ठीक है ना। तानाशाही मतलब अब केवल हिटलर का ही शासन चलेगा, वो जो कहेगा वही नियम कानून होगा, ठीक है। तो इस कानून में हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी जो संसद थी, चुनी हुई संसद थी, वो हाशिए पे चली गई, उसका कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। और सारे फैसले किसके हाथ में आ गए थे? अकेले हिटलर के हाथ में आ गए थे। वो अध्यादेश के जरिए कुछ भी कानून पारित कर सकता था। यानी एक तरफ से वो क्या हो गया था? तानाशाह हो गया था, यानी सारी शक्तियाँ हिटलर के हाथ में आ गई थी। नाज़ी पार्टी और उसके जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियनों पे पाबंदी लगा दी गई। यानी जितनी भी पार्टियां थी उसमें केवल नाज़ी पार्टी को छोड़कर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी और जितने भी मजदूर यूनियन थे उन पे पाबंदी लगा दी गई। वो किस प्रकार आपस में विचार विमर्श नहीं कर सकते थे। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी हिटलर ने अर्थव्यवस्था पे, मीडिया पे, यानी जो खबर सुनाना चाहेगा वही खबर मीडिया देगी, समाचार पत्र, टेलीविज़न वगैरह, रेडियो, वही खबर देंगे जो हिटलर चाहेगा। और सेना और न्यायपालिका, यानी जिसके साथ न्याय करना चाहेगा, ठीक है, मतलब जो फैसला वो सुनाना चाहेगा वही फैसला न्यायपालिका करेगी। तो पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। यानी नाज़ियों के हिसाब से कामकाज होने लगा। तो पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा क्या बनाए गए? गैस्टापो, ठीक है, गुप्तचर राज्य पुलिस बनाई गई और ऐसे अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा का भी गठन किया गया। तो इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। इनको बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। तो इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। यानी आगे हम देखेंगे इस प्रकार जो ये पुलिस फोर्स का उसने गठन किया था तो इनका क्या काम था। इनके जरिए जो हिटलर था वो अपने विरोधियों का दमन करता था, इसलिए उसकी ये पुलिस एक खूंखार पुलिस थी और उसका जो राज्य था वह खूंखार आपराधिक छवि वाला राज्य था। तो गेस्टापो के नियंत्रणागृह में किसी को भी बंद किया जा सकता था। उसके यंत्रणागृह मतलब जहाँ पे लोगों को यातनाएं दी जाती है, तो ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृह में भेज सकते थे, ठीक है, और किसी को भी बिना कार्रवाई के देश से निकाल सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे। तो दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। यानी पुलिस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी, वो खुलेआम अपने अधिकारों का प्रयोग करते थे। वो एक निरंकुश थे, जिन पे कोई अंकुश नहीं था, उन पे कोई कानून का नियंत्रण नहीं था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हिटलर ने क्या किया। तो हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की जिम्मेदारी वहाँ के जो अर्थशास्त्री थे हालमार, ठीक है, हालमार साख्त को सौंपी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। तो सरकारी पैसे से रोजगार संवर्धन प्रोग्राम चलाया गया और 100% उत्पादन होगा और 100% रोजगार दिया जाएगा लोगों को। तो मशहूर जर्मन सुपर हाइवर जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी, ठीक है। जनता को सपने दिखाए गए कि एक मजदूर भी कार खरीदेगा, फॉक्सवैगन जैसी कार खरीद सकता है, ठीक है। तो विदेशी नीति के मोर्चे पर हिटलर को फ़ौरन कामयाबियाँ मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संस्था अस्तित्व में आई थी, लीग ऑफ नेशन, जो इसलिए बनी थी कि आगामी फिर से इस प्रकार का कोई विश्व युद्ध न हो। तो हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से अपने आप को किनारे कर लिया, ठीक है। उसने कहा वो लीग ऑफ नेशन की बात नहीं मानेगा। तो 1936 में जो राइनलैंड था उस पर दोबारा कब्जा कर लिया। ये जर्मनी का पहले एक भाग हुआ करता था और एक जन और एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। यानी उसने कहा एक जन होगा, एक साम्राज्य होगा और एक नेता होगा, और इस नारे को प्रचारित करके उसने जो ऑस्ट्रिया देश था उसको जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी
सुडेटलैंड प्रांत पर कब्जा किया, फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसने इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि क्या थी, जर्मनी के साथ नाइंसाफ़ी की संधि थी। इसलिए इंग्लैंड ने क्या किया था, इसमें जर्मनी का साथ दिया। उसने कोई उसके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की, ठीक है, जिससे जर्मनी को लगा कि उसका जो कार्य है वो सही है। घरेलू और विदेशी मोर्चे पे जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगता था कि देश की नियति पलटने वाली है। बच्चों, ये मानचित्र आपको दिख रहा होगा, और ये जो ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है वो क्या है, जर्मनी के द्वारा उसके कब्जे वाले इलाके, ठीक है। जो हल्का ग्रीन कलर है वो इटली और उसका इलाका है, और ये जो पीले कलर से दिख रहा है वो है बृहत्तर जर्मनी, ठीक है। जो हल्के पीले कलर का है इसमें वो है ध्रुवीय शक्तियों को मदद करने वाले देश। तो इस प्रकार ये सारा इलाका जो नीले कलर वाला है जो दिख रहे हैं वो है तटस्थ देश। तो इस प्रकार ये जो जर्मनी का जो भाग है, इतना छोटा सा मानचित्र होने के बाद, छोटा सा देश होने के बाद उसने आसपास के अपने काफ़ी देशों पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और बगल में जो ये सोवियत संघ आपको दिख रहा है, तो बाद में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत इसी कारण हुई थी कि उसने इटली और सोवियत संघ पे क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, ठीक है। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। साक्स ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पे ज़्यादा पैसा खर्च न किए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा था। जो साक्स था उसका अर्थव्यवस्था सलाहकार था, जिसने वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के प्रयास किया था। तो उसने कहा था वो ज़्यादा पैसा सेना और हथियारों पे खर्च ना करे। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों को कोई जगह नहीं थी, तो साक्स को क्या कर दिया गया, उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। हिटलर ने कहा उसके देश में आर्थिक संकट है तो वो क्या करेगा, दूसरे देशों पे कब्जा करके वहाँ के संसाधनों को अपने साथ मिलाएगा, इससे उसकी आर्थिक समस्या हल हो जाएगी। तो वो राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करने लगा। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पे हमला कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया था जब उसने पोलैंड पे हमला किया था। और जर्मनी और ने इटली और जापान को अपने साथ मिला लिया था 1940 में। और इस संधि में उन्होंने क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा मजबूत हो गया था, और यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई थी। जिन जिन देशों पे जर्मनी ने कब्जा किया था वहाँ पे जर्मन यानी हिटलर के समर्थक सरकारें बिठा दी गई थी, जो हिटलर के इशारों पे नाच रही थी। तो 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत की शिखर पर था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। उसने अपने आसपास के देशों पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालीन सपने पे केंद्रित कर दिया। अब हिटलर का सपना क्या था कि वो पूर्वी यूरोप को जीत के जर्मनी के साथ मिला ले। तो वो जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। यानी जो जर्मनी था वो आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तो वो और देशों को अपने कब्जे में करके उनके संसाधन अपने लिए प्रयोग करना चाह रहा था। तो जून 1941 में उसने सोवियत संघ पे हमला किया। वो जब हमने मानचित्र में देखा था, सोवियत संघ उसमें एक बहुत ही बड़ा देश था। वर्तमान में तो उसका विभाजन हो चुका है, मगर उस समय सोवियत संघ एक बहुत बड़ी शक्ति हुआ करता था। तो उसने सोवियत संघ पे हमला किया, और यही हिटलर की सबसे बड़ी भूल थी, ठीक है, जिसका खामियाजा उसको अपनी जान देकर चुकाना पड़ा, ठीक है। इस आक्रमण से जर्मनी पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबा रही थी। तो एक तरफ ब्रिटिश वायुसैनिक उस पर हमला कर रहे थे, और दूसरी तरफ सोवियत सेनाएं जर्मनों को क्या कर रही थी, बुरी स्थिति कर रही थी उनकी।
सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राड में जर्मन सेना को घुटने टेकने के लिए यानी हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। तो सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुँचे। ठीक है, इस घटनाक्रम में अगली आधी सदी के लिए समूची यूरोप पे सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया, यानी सोवियत का सत्ता स्थापित होगी पूर्वी यूरोप में। ठीक है ना, क्योंकि सोवियत संघ ने ही जर्मनी को क्या किया था, पीछे खदेड़ दिया था। तो बच्चों ये 1939 से ही द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ माना जाता है, जब पोलैंड पे हमला किया गया था जर्मनी के द्वारा। और जर्मनी, इटली और जापान ये धुरी शक्तियाँ थी जो क्या कर रही थी, सोवियत संघ और फ्रांस, रूस, ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ रही थी। ठीक है, और इस युद्ध में अमेरिका फंसना नहीं चाहता था, लेकिन अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुए आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, क्योंकि युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा हानि झेलनी पड़ती है। और साथ ही साथ अमेरिका में जो मंदी आई थी और जिसका विश्वव्यापी प्रभाव देखा गया था, वो प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही आई थी। इसलिए अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में जो चल रहा था 1939 से प्रारंभ हो गया था जर्मनी के कारण, उसमें भाग नहीं लेना चाहता था, लेकिन लंबे समय तक वह युद्ध से दूर नहीं रह सकता था। तो पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। तो जर्मनी, जापान और इटली मिलके लड़ रहे थे, तो पूरब में था, वहाँ जापान की ताकत को फैलते हुए अमेरिका नहीं देख सक रहा था। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पे कब्जा कर लिया था जापान ने, और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पे हमले की योजना बना ली गई थी जापान के द्वारा। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। और यह युद्ध कैसे समाप्त हुआ था, मई 1945 में हिटलर की पराजय हुई और जापान पे अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर थे उस पर परमाणु बम गिराए गए थे। उस समय अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। ठीक है, तो सोवियत संघ और अमेरिका उस समय के दो बड़ी महाशक्तियाँ हुआ करती थी। तो ये दो महाशक्तियाँ मिलकर जब जर्मनी, इटली और जापान के सामने आए, तो उसके सामने घुटने टेकने पड़े जर्मनी, इटली और जापान को। और अमेरिका ने जापान को घुटने टेकने के लिए यानी पीछे हटने के लिए जापान के दो शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया, जिससे जो ये धुरी शक्तियाँ थी उनके हौसले पस्त हो गए। और इसी के साथ जो दूसरा विश्व युद्ध जर्मनी के द्वारा शुरू किया गया था वो समाप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगले भाग में हम इसके आगे